नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ज्योति शर्मा और आप हैं मेरे साथ विजेता चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। 20 मार्च को बच्चों हमारे विज्ञान का पेपर है और आज मैं लेकर आई हूं आपके सामने कार्बन तथा उसके यौगिक, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 है और इसका अंक भार जो है वो 7 है। बच्चों, अब हमारे पास में इतना टाइम नहीं बचा है कि हम पूरे लेसन्स को देखें, तो मैं आपके लिए जो पहले के बोर्ड पेपर्स में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का जो निचोड़ है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और मेरा एक प्रयास है कि एक क्विक रिवीजन के माध्यम से हम उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लें और मैं आपको शॉर्ट में उनके उत्तर बता पाऊँ। तो शुरू करते हैं हम पाठ को। पहला प्रश्न है, श्रृंखलन किसे कहते हैं? तो कार्बन में कार्बन से ही आबंध बनाने की जो क्षमता पाई जाती है, जिसके सहारे वो बहुत लंबी श्रृंखला के यौगिक बना लेता है, इसे ही हम कार्बन का जो गुण है श्रृंखलन कहते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बच्चों संतृप्त यौगिक। तो कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एकल बंध के द्वारा जो यौगिक बनाता है उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं और संतृप्त यौगिक का उदाहरण है C2H6 एथेन। असंतृप्त यौगिक, कार्बन जब अन्य कार्बन से जुड़ता है और वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा द्वि या त्रि आबंध के द्वारा जुड़कर यौगिक बनाता है, तो अब उस तरह से जो बनने वाले यौगिक हैं उन्हें हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। उसके जो उदाहरण मैंने लिए हैं C2H4 एथीन और C2H2 एथाइन। बच्चों, यहाँ पर आपको ये नहीं कहा गया था कि आप उदाहरण लिखें, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं और कार्बन वाला लेसन चल रहा हो तो हमें उदाहरण जरूर लिखने हैं, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स एग्जामिनर के द्वारा दिए जाएंगे। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एथीन C2H4 की इलेक्ट्रॉन संरचना बताइए। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको सूत्र लिख कर दे, तो जो भी आपसे पूछा जाए उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। एथीन यहाँ पर मैंने लिया है, इसके अलावा आपसे किसी भी यौगिक की संरचना पूछी जा सकती है। तो एथीन C2H4 हमें पता है इसका सूत्र क्या है। यहाँ पर मैंने ये 2 कार्बन लिए हैं। एथीन में डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर लगाए हैं डबल इलेक्ट्रॉन के, और ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन की चारों संयोजकताएं मैंने पूर्ण की हैं। हाइड्रोजन का जो लगाया है इलेक्ट्रॉन वो बिंदु के रूप में लगाया है। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन के हो गए और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से कार्बन की 8 संयोजकताएं पूरी होती हैं और हाइड्रोजन की 2 संयोजकताएं पूरी होती हैं। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनती है। आपसे जिस भी यौगिक की पूछी जाए, आप इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन जो भी आपको दिया गया है उसकी जो संयोजकताएं हैं उन्हें पूरा करके आप इलेक्ट्रॉनिक संरचना बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कीटोन व एल्डिहाइड क्या है, समझाइए। कीटोन सूत्र लिखेंगे हम, आपसे पूछा नहीं गया है फिर भी आपको सूत्र लिखना है उसका। कीटोन CO द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें O है वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। C की तरफ दोनों तरफ एकल बॉन्ड है, ये बीच में जुड़ता है। और एल्डिहाइड CHO ग्रुप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार्यात्मक समूह हैं जो कार्बन श्रृंखला में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर स्वयं उस संयोजकता को संतुष्ट करते हैं और उस यौगिक को जिसमें ये लगे हैं उस यौगिक को ये विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जो कि है प्रश्न 5। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? अधिकतर ये वाला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता हो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह अभी आपको बताया था, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन भी थे। यहाँ पर जो एक ही प्रकार्यात्मक समूह की श्रेणी ली है वो है CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल। इन सभी में देखिए बच्चों, कार्बन की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो प्रकार्यात्मक समूह है OH वो तीनों में एक है। और इसी वजह से हम कार्बन की जो श्रृंखला है वो कितनी भी बड़ी हो जाए उसके बाद भी सारे के सारे जो ये ओल होंगे, एल्कोहल होंगे, उन सबके गुण विशिष्ट प्रकार के ही रहेंगे। इस प्रकार्यात्मक समूह की वजह से यही इसकी विशिष्टता होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? तो एथेनोइक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके जब एस्टर बनाते हैं तो इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो अब आपसे पूछा नहीं था कि यहाँ पर अभिक्रिया भी लिखी है, लेकिन हमें यहाँ पर ये समझा के, वर्डिंग्स में समझा के और इस अभिक्रिया को हमें लिखना भी है। तो CH3COOH एथेनोइक अम्ल
CH3CH2OH, C2H5OH भी इसको कह सकते हैं। ये एथेनॉल हो गया है। ये अभिक्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है, इस वजह से यहाँ पर इस तरह के दोनों निशान मैंने यहाँ पर लगाए हैं। और ये दोनों अभिक्रिया करके एक तो जल बना लेते हैं और एक ये जो दूसरा बना है वो है एस्टर। CH3COO ये इसका लग गया है और C2H5 ये इसका लग गया है, इस वाले का एथेनॉल का। तो इस तरह से ये वाली जो संरचना बनी है, यौगिक बना है, वो एस्टर कहलाता है। और एस्टर में से बहुत ही मृदु एप्पल जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसका उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए और मिठाइयों में जो मिठाइयाँ बनाते हैं उनमें खुशबू प्रदान करने के लिए भी एस्टर का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए और इसकी अभिक्रिया भी आनी चाहिए। तो जब एस्टर, ये एस्टर हमने ऊपर बनाया था, तो जब एस्टर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, तो इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया का उपयोग करके ही साबुन बनाया जाता है उद्योगों में, इसीलिए इसका नाम साबुनीकरण अभिक्रिया पड़ा है बच्चों। तो इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं हम। CH3COO C2H5 ये हमारा एस्टर है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसने क्रिया करी और क्रिया करके ये बना रहा है C2H5OH और CH3COO Na ये सोडियम लवण है और इसी का उपयोग साबुन निर्माण के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। एक उदाहरण देकर कार्बन की वलय संरचना बताइए। वलय संरचना यानी रिंग संरचना बच्चों। तो कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रथम व अंतिम कार्बन जुड़कर वलय संरचना बना लेते हैं उसे ही हम कार्बन की वलय संरचना कहते हैं। एक उदाहरण मैंने लिया है बेंजीन C6H6। ये वलय संरचना जो है वो बना दी है C6 और H6 की। इसमें एक छोड़कर एक बच्चों डबल बॉन्ड होता है और एक एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एथेनॉल के गुणधर्म लिखते हुए इसके सेवन के दुष्प्रभाव बताइए। एथेनॉल को बच्चों आम भाषा में अल्कोहल या शराब भी कहा जाता है, तो उसी की हमें गुणधर्म लिखने हैं और दुष्प्रभाव लिखने हैं। तो एथेनॉल जो होता है वो कक्षीय तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका क्वथनांक व गलनांक जो होता है वो उच्च होता है और ये एक अच्छा विलायक माना जाता है। अच्छा विलायक होने के कारण ही इसका उपयोग कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने में, कफ सिरप बनाने में, टिंचर बनाने में आदि, यानी दवाई इंडस्ट्री में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके दुष्प्रभाव होते हैं कि जो मनुष्य इसका ग्रहण करता है, इसका उपयोग करता है, उसकी उपापचयी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, उनिंदापन होता है, मानसिक दुविधा रहती है और समन्वय में कमी आ जाती है। इसी वजह से बच्चों कभी भी शराब पीकर गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ये बात आप विशेष रूप से अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है मिसेल किसे कहते हैं और ये किस प्रकार कपड़ों की सफाई करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी तरह की लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल और गंदगी से जुड़कर क्रिया करते हैं और इस प्रकार जो संरचना बनती है उसे मिसेल कहते हैं। ये मिसेल संरचना ही गंदगी को कपड़ों से बाहर खींचकर कपड़ों की सफाई करने में मदद करती है बच्चों। ये चित्र के द्वारा मैंने बताया है, ये बीच में है तेल या गंदगी अपन मान सकते हैं और ये साबुन के अणु बनाए हैं, ये साबुन के अणु। तो ये जो गोल वाला सिरा होता है ये जलरागी सिरा होता है, जल में घुला हुआ होता है, और ये जो पूंछ वाला सिरा होता है ये जल विरागी सिरा होता है। तो जल विरागी सिरा इस तेल और गंदगी से क्रिया करके और इसे पानी में खींच लेता है और वो जो गंदगी होती है वो पानी में साबुन के साथ बाहर आ जाती है और पानी के द्वारा अपन उसको धो लेते हैं तो हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ। इस क्वेश्चन को आप सुनिए आंसर को, कि जब प्राचीन समय में बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल हुआ करते थे हमारे यहाँ पर, तो बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से ये जो पेड़ पौधे थे वो मिट्टी के नीचे दब गए, पृथ्वी के नीचे दब गए और इन पर मिट्टी की परतें छाती रही, लगातार छाती रही। हजारों लाखों वर्षों बाद वो मिट्टी की परत इनके ऊपर दबती रही। तापमान जो है वो पृथ्वी का तापमान नीचे जैसे जैसे जाते हैं हम पृथ्वी के नीचे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी तापमान बढ़ने के कारण और ऊपर से दाब बढ़ने के कारण ये जो पेड़ पौधे थे, हरे पेड़ पौधे, वो कोयले के रूप में रूपांतरित हो गए। इसीलिए आज जो कोयला पाया जाता है वो हमें खानों के रूप में ही मिलता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ दबे थे बच्चों। तो इस तरह से कोयले का निर्माण हुआ। इसे जीवाश्मीय ईंधन भी कह दिया जाता है,
क्यों? क्योंकि इनका जो निर्माण है वो हजारों लाखों वर्षों में हो रहा है, इसलिए कोयले को और पेट्रोलियम को हम जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं। इसीलिए इनका जो उपयोग है वो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए बच्चों। इसी तरह से पेट्रोलियम का भी निर्माण आपसे पूछा जा सकता है। तो कोयले के निर्माण में तो पेड़ पौधे दबे थे और जो जीव जंतु दबे थे वो ताप और दाब की अधिकता की वजह से पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। तो एक ही प्रकार से कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि कोयले में पेड़ पौधे थे और पेट्रोलियम में जीव जंतु थे बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट पूरे अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो का फायदा उठाकर इस पार्ट में से आने वाले क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे मार्क अर्जित करेंगे। धन्यवाद।